सीटी 2026 और विज्ञान का साठा छपेंगे यहां से 5% आपके एग्जाम के अंदर, अगर आपने ये विज्ञान साठा के 60 क्वेश्चन कंप्लीट देख लिए तो। एक बार जल्दी से आप सभी जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब के साथ शेयर भी करते जाइएगा, क्योंकि अगर सीटी पास करनी है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ जुड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। तो 60 प्रश्नों का ये साटा है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको रटना है, क्योंकि अगला जो साटा आएगा उसके अंदर इन क्वेश्चनों के बारे में रिवीजन जरूर आपको करवाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब जो पदार्थ है वो अगर नया पदार्थ बन गया है तो वापस पुराना पदार्थ वो नहीं बनेगा। समझ गए? तो यहां पर देखिएगा, दूध का दही बनना। भाई दूध से आप दही बना सकते हो, दही से दूध नहीं बना सकते हो, या आप बना सकते हो? हिम्मत है आप में से किसी की? नहीं बन सकता। तो आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है? लोहे पर अगर जंग लगाना है तो आपके पास ऑक्सीजन और नमी, ये दो चीजें होना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिया हुआ आ गया उत्तर साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन अप्रतिवर्ती होते हैं, अपरिवर्ती होते हैं। कुछ भौतिक परिवर्तन अपरिवर्ती भी हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। सी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है, मोमबत्ती के जलने में कौन से परिवर्तन होते हैं? मोमबत्ती जलती भी है तो मोमबत्ती पिघलती भी है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, दो चीजें हैं, मतलब यहां पर भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन ही नहीं है? तो देखो, नमक का पानी में घुलना, कागज को फाड़ना, लकड़ी का जलना। लकड़ी को जला के राख बना दी। भाई लकड़ी है, लकड़ी को हमने क्या लगाई? आग। क्या लगाई? आग। तो क्या बनेगी? राख। राख से लकड़ी नहीं बन सकती है वापस, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की पहचान निम्न में से किससे नहीं होती? गैस का निकलना, रंग परिवर्तन, नए पदार्थ का निर्माण, पदार्थ के आकार में परिवर्तन मात्र, इससे नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म केवल भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? दूध का दही बनना नहीं, मोम का पिघलना भौतिक है, पानी का उबलना भौतिक है। तो ये दोनों क्या आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर बनने वाली राख का रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको आपने जला दिया, क्या बनेगी? राख। और उसका राख का सूत्र होता है MgO। क्या होता है? MgO। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है भाई, मान लिया हमने। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल आकार और अवस्था में परिवर्तन होता नहीं भाई। तो यहां पर एस सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्पीकरण, कोयले का दहन, कोयले का दहन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर पारा है, यह द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? विद्युत की सुचालक और अधातु पूछिए आपको तो ग्रेफाइट रहेगी। कौन सी रहेगी भाई? ग्रेफाइट रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तांबा, ऑक्सीजन, पीतल, ये तो तत्व हैं सभी। यौगिक एक से ज्यादा तत्व होंगे तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम भी है, क्लोराइड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल अगर आपको बनाना है और आपके पास अगर तांबा और जस्ता है, तांबा और जस्ता को गर्म करो, पिघलाओ, दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा आपका? पीतल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामान्यतः अधातुओं में पाया जाता है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, धात्विक चमक, भंगुरता पाई जाती है। बाकी भंगुरता को छोड़कर जो तीन चीजें दी है ये धातुओं के गुण है। ये किसके हैं? धातुओं के गुण है। नेक्स्ट, सभी यौगिक निश्चित अनुपात में तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यौगिकों के गुण उनके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं।
तो भाई यहां पर सभी यौगिक निश्चित अनुपात में तत्वों से मिलकर बने होते, सही है। यौगिकों को जो गुण है वो उनके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न नहीं, समान ही होते हैं। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या यहां पे नहीं कर रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक NaCl, KBr, MgO, CH4, कौन सा है? CH4। नेक्स्ट है, कौन सी धातु वायु के संपर्क में आने पर उसकी सतह पर ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत बना लेती है? और यह धातु है एल्यूमिनियम। कौन सी है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कांसा, पीतल। देखो, कांसा बनाना है तो आपको तांबे के साथ टीन मिलाना होगा, और पीतल बनाना है तो तांबे के साथ जस्ता मिलाना होगा। 2-1, 2-1, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यौगिकों का निश्चित गलनांक व क्वथनांक होता है। मिश्रणों के घटकों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। यौगिकों के घटकों को सरल भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। यौगिक निश्चित अनुपात में तत्वों से बनते हैं। यहां पर आपका सी ऑप्शन है ना, वो गलत दिया हुआ, बाकी ए बी सी है, ए बी डी है, ये सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो ये तो क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया। ग्रेफाइट एक धातु है, कार्बन का अपर रूप है, जो विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक एल्कोहल वर्ग से संबंधित है? एल्कोहल वर्ग से, ये रहा C2H5OH, C2H5OH। नेक्स्ट, एथेनोइक अम्ल CH3COOH और एथेनॉल C2H5OH की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या कहलाता है? वो कहलाता है एस्टर। क्या कहलाता है? एस्टर। नेक्स्ट है, सिरका में मुख्यतः कौन सा यौगिक पाया जाता है? सिरका में होता है एथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है? एथेनोइक अम्ल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीरे के संबंध में सही है? यह विद्युत का सुचालक, इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यह कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप है। कार्बन का अगर सबसे कठोर अपर रूप देखा जाए तो वो हीरा ही होता है। क्या होता है? हीरा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साबुनीकरण अभिक्रिया में एस्टर से साबुन एवं एल्कोहल प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ए सही है, किंतु आर यहां पर क्या रहेगा? गलत रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल वर्ग का है? कार्बोक्सिलिक अम्ल वर्ग का CH3COOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है? एथेनॉल है, 170 डिग्री और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बनेगा? एथीन बनेगा। क्या बनेगा? एथीन बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? चलो भाई देख के बताओ आराम से, आपको जितना पता है। बेकिंग सोडा और सिरका, सिरका का क्या सूत्र होता है भाई? सिरका का सूत्र होता है CH3COH और बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट किसको कहते हैं भाई? तो वुड स्पिरिट कहते हैं मेथेनॉल को। वुड स्पिरिट किसे कहते हैं? मेथेनॉल को। नेक्स्ट है, कठोर जल में साबुन की सफाई क्षमता कम होने का मुख्य कारण क्या है? कठोर जल जो होता है उसके अंदर साबुन है, उसकी सफाई क्षमता है वो बहुत कम होती है, और इसका मुख्य कारण है Ca+2 एवं Mg+2 आयनों के साथ एविले मेल बनना, यानी कि ऑप्शन बी है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी रहता है? कठोर जल में अपमार्जक है, और कठोर जल में सोडियम स्टीरिएट, पोटेशियम पामीटेट, सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट। नेक्स्ट, साबुन का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है? साबुनीकरण के द्वारा। यह तो सीधा सा सवाल था आपका। नेक्स्ट है, CNG का पूर्ण रूप
कंपोज नेचुरल गैस, कंपोज नेचुरल गैस। नेक्स्ट है सीएनजी को पारंपरिक ईंधनों की अपेक्षा अधिक पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, ऐसा क्यों है? अधिक धुआं उत्पन्न, सल्फर यौगिकों का अधिक उत्सर्जन, अपेक्षाकृत कम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करती है। अपेक्षाकृत जो कम हानिकारक गैसें हैं उनका उत्सर्जन सीएनजी करती है। नेक्स्ट है सीएफसी, ये तो सबको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है सीएफसी का अत्यधिक उपयोग, सीएफसी का अत्यधिक उपयोग, सीएफसी का अत्यधिक उपयोग मुख्यतः किस पर्यावरणीय समस्या के लिए उत्तरदायी माना जाता है? किसके लिए? ओजोन परत का से सीएफसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही हो रहा है। नेक्स्ट है अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छी तरह कार्य करते हैं। अपमार्जक Ca2+, Mg2+ आयनों के साथ अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी यहां पर कर रहा है। तो आपका कौन सा सही हो गया बेटा? यहां पर ऑप्शन ए यहां पर है जो आपका क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? साबुन, अपमार्जक, साबुन वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, अपमार्जक सल्फोनेट या सल्फेट लवण होते हैं। तो यहां पर 2-1 ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला देखो निम्नलिखित में से सीएफसी का प्रमुख उपयोग किसमें किया जाता है? तो सीएफसी देखो, एक तो रेफ्रिजरेटर, एरोसेल स्प्रे में शीतलक या प्रणोदक के रूप में सीएफसी का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट, यदि समतल दर्पण को 20 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण पर घूमेगी? दुगुनी घूमेगी, 20 का 40 डिग्री पर। ठीक है। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता के अंदर सी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अगर वक्रता के अंदर पे रखोगे तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, समान आकार का बनेगा। उल्टा रहेगा लेकिन समान आकार का रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण क्या है? प्रिज्म होता है, उसके अंदर अलग अलग रंग होते हैं भाई। हम एक सफेद प्रकाश है ना, सफेद प्रकाश गुजार रहे हैं, सफेद प्रकाश में अलग अलग रंग होते हैं। अब जो अलग अलग रंग है उन सब का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। तो देखो, विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक का भिन्न होना। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। समतल दर्पण में परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती। सही है बेटा, एकदम ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अवतल दर्पण का उपयोग करता है? कौन सा यंत्र? वाहन का पिछला दृश्य, पेरोस्कोप, दंत चिकित्सक का दर्पण, दंत चिकित्सक का दर्पण। नेक्स्ट, यदि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? दुगुनी, 30 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं सम्मिलित होती है? अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। यानी अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष में बनते हैं। अब समय आ रहा ना, इसके अंदर आपको इंद्रधनुष देखने को बहुत मिलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? लाल रंग, बैंगनी रंग। बहुत अच्छा है। लाल रंग न्यूनतम विचलन होता है, बैंगनी रंग अधिकतम विचलन होता है। 1-2 ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है, बैंगनी रंग का विचलन लाल रंग से कम होता है, अधिक होता है। उल्टा कर दो इसको, लाल रंग का विचलन बैंगनी रंग से कम होता है, तब सही हो जाता है ये। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता क्या? दूर की वस्तु। नाम निकट है लेकिन देख नहीं पाता है दूर की वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हम अवतल लेंस का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष
से ग्रसित व्यक्ति को कठिनाई होती है किसमें, निकट की वस्तु को देखने में। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल का। दूर की देखनी है तो उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, जरा दूरदृष्टिता का मुख्य कारण क्या है। देखो, जरा दूरदृष्टिता इसका मुख्य कारण है आयु बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की समझन जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, घटती जाती है। नेक्स्ट, कथन, मोतियाबिंद में नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाता है। मोतियाबिंद का उपचार शल्य चिकित्सा द्वारा किया जा सकता है। समझने का प्रयास करना क्वेश्चन को। देखो बेटा, मोतियाबिंद में नेत्र है, नेत्र लेंस है, वो अपारदर्शी हो जाता है और शल्य चिकित्सा से इसका उपचार संभव। देखो ये तो सही है भाई, अपारदर्शी हो गया, अब अपारदर्शी हो गया तो उसका उपचार हमें पारदर्शी बताना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर कारण में यह बताया जाता कि भाई मोतियाबिंद में जो अपारदर्शी हुआ है लेंस, ये क्यों हुआ है, तब कारण सही माना जाता। कारण और कथन दोनों सही तो है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। यहां पर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या यहां पर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का दूर बिंदु 2 मीटर है तो वह किस दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही सुमेलित युग्म कौन सा है, निकट दृष्टि दोष अवतल, दूरदृष्टि दोष उत्तल। याद रख लेना, ज्यादा पढ़ाई करोगे तो दिक्कत आ सकती है आपके भी। 2-1 ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनने से वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने की प्रवृत्ति होती है। जरा दूरदृष्टिता का सुधार केवल अवतल लेंस से किया जा सकता है, यह गलत है। बाकी एबीसी यहां पर क्या दिया गया, आपके सही दिया गया है। तो विज्ञान साटा के ये 60 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आप सीटी के अंदर गारंटी से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप इंस्टॉल करें और सीटी चाहे 10th+2 हो चाहे सीटी ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों के बैच चल रहे हैं, वो आज ही ज्वाइन करें। नाम मात्र शुल्क के अंदर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर 60 लिख के कमेंट करें, और जिसका मतलब होगा कि इसी प्रकार आपके सामने में क्वेश्चन आंसरों के वीडियो लेकर आता रहूं। कमेंट में 60 लिख के आपको कमेंट करना है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।